तो आज फर्स्ट टेस्ट था। तो ये चरक आउटलाइन का एक टेस्ट है। चरक आउटलाइन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं चरक संहिता में जिनको हम लोग अपनी कोचिंग में लिखते हैं, नोट्स करते हैं, नोट बनाते हैं कि अगर हम बरी के फॉर्म में चरक को देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो उन सब जगहों पर क्या क्या चीजें लिखी हैं तो उनके बारे में ये पहला डिस्कशन आज उसके बिहाफ पे हम लोग शुरू करेंगे। तो टेस्ट डिस्कशन क्लास में सबसे पहले हम लोग चरक संहिता की आउटलाइन जो हम लोगों ने लिखा था उसके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दृढ़बल द्वारा लिखित अध्याय नहीं है। तो दृढ़बल कौन है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो चरक संहिता को लिखने वाले अग्निवेश जी थे। पुनर्वसु आत्रेय उनके गुरु जी थे और अग्निवेश उनके शिष्य थे। तो उन्होंने चरक संहिता को लिखा। जब चरक उन्होंने लिखा तो उसके बाद में उसको प्रतिसंस्कार करने का काम आचार्य चरक ने किया। फिर आचार्य चरक में भी कई सारी कमियां थी और उन कमियों को दूर करते हुए चरक संहिता जो कि अपूर्ण थी, कई सारे अध्याय उसमें नहीं थे, तो उनको दृढ़बल ने कंप्लीट किया। तो चरक संहिता को आचार्य चरक को प्रतिसंस्कर्ता कहा जाता है और दृढ़बल को चरक संहिता का द्वितीय संस्कर्ता या संपूरक कहा जाता है। तो पहली चीज तो ये हम जाने कि दृढ़बल कौन थे। दृढ़बल चरक संहिता के संपूरक थे और इन्होंने चरक संहिता में कल्प और सिद्धि, कल्प स्थान में 12 अध्याय होते हैं और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय होते हैं। तो कल्प और सिद्धि के 12-12 अध्याय इन्होंने जोड़े। इसके अलावा चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय इन्होंने जोड़े। तो यहीं पर देखें कि अगर हम दृढ़बल की बात, तो दृढ़बल ने क्या किया कि इन्होंने चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, कल्प के 12 और सिद्धि के 12, तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो ये 41 अध्याय जो है वो चरक संहिता में दृढ़बल के द्वारा जोड़े गए हैं। अब कौन से अध्याय दृढ़बल ने, क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं लिखे हैं। तो सबसे पहले आप लोग चरक संहिता में निदान स्थान पढ़ते हैं। आप सभी लोग चरक संहिता में निदान स्थान पढ़ते हैं। निदान स्थान में 8 अध्याय होते हैं, वो चरक ने प्रतिसंस्कार किए थे। तो सबसे पहले आप दिमाग में क्या रखिए कि वो निदान स्थान के जो 8 अध्याय हैं वो दृढ़बल ने लिखे होंगे। तो निदान स्थान के 8 अध्याय जो हैं वो, सबसे पहला निदान है ज्वर, फिर रक्त, फिर उसके बाद में प्रमेय है, राजक्षमा है, कुष्ठ है, उन्माद है, अपस्मार है। तो 8 अध्याय जो होते हैं गुल्म, ये 8 अध्याय जो हैं इनको चरक ने लिखा था, चरक ने प्रसंस्कार किया था। तो ये 8 अध्याय आप चिकित्सा से भी हटा दीजिए। इसके अलावा रसायन और बाजीकरण हटा दीजिए। तो अब इसमें देखिए क्या क्या है। वात व्याधि है, योनि व्यापद है, रक्तपित्त। अब रक्तपित्त आपको मिल गया। रक्तपित्त कहाँ है, निदान में भी है और कहाँ पर है, चिकित्सा में भी है। इसका मतलब क्या है, रक्तपित्त चरक ने लिखा है ना कि दृढ़बल ने। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा कि सही ऑप्शन क्या है इसमें, रक्तपित्त। बाकी अध्याय जो लिखे गए हैं वो दृढ़बल द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हेलो। हाँ बताओ बाजी। अरे करे उन्माद अपस्मार। तो लिख लो, जिसको नहीं आ रहा है वो रिफ्लेक्स में जल्दी में निकल गया। तो रसायन, बाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजक्षमा, अर्श, अतिसार, मदात्य और द्विव्रणी, ये जो अध्याय हैं ये द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा जितने भी बचते हैं उन्माद, अपस्मार वगैरह ने सबने दृढ़बल नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसके आगे देखें कि चरक संहिता में वर्णित आत्रेय की संख्या कितनी है। आत्रेय कौन होते हैं, आत्रेय पुनर्वसु के नाम से, आत्रेय के नाम से कई, एक भिक्षु आत्रेय हैं, एक पुनर्वसु आत्रेय हैं। तो कई आत्रेय हैं। तो उसमें कितने प्रकार के आत्रेय चरक संहिता में आए हुए हैं, तो इसमें 3 प्रकार के आत्रेय चरक संहिता में आपको
मिलते हैं। नेक्स्ट, नवायस चूर्ण का रोगाधिकार क्या है। अब इसमें कई बार ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर नवायस लौह अलग है क्या। नवायस लौह और नवायस चूर्ण एक ही चीज है, हालांकि उसको नवायस चूर्ण ही कहना चाहिए क्योंकि आयस का मतलब लौह ही होता है। तो इसमें अगर हम देखें 9 प्लस आयस, आयस जो होता है ये लौह का पर्याय है और 9 का मतलब 9 चीजें होंगी, तो 9 ये होंगी और लोह, तो टोटल इसमें कितने द्रव्य हो गए, 10 द्रव्य हो गए। और इन 9 द्रव्यों में क्या है, त्रिकटु है, त्रिफला है और त्रिमर्द है। त्रिकटु, त्रिफला और त्रिमर्द। तो त्रिकटु में पता है सबको, पिपली मरी सुंठी होती है। त्रिफला में हरितकी, विभितकी, आम्लकी है और त्रिमर्द में चित्रक, मुस्तक और बिटंग। ये 9 चीजें हो जाती हैं और इन 9 चीजों के बराबर लोहा पड़ा है, यानी कि लोहा यहाँ पर 50% होता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सुश्रुत के अनुसार। तो सुश्रुत ने, अब क्वेश्चन ध्यान देना है कि ये चरक के अनुसार पूछ रहा है या सुश्रुत के अनुसार पूछ रहा है, किसके अनुसार पूछ रहा है। तो चरक ने तो इसको पांडुकामलम बताया है, सुश्रुत ने प्रमेह पीडिका में बताया है और काश्यप ने इसे शोथ में बताया है। तो इसके ब्रैकेट में यहीं पर लिख लें कि इन आचार्यों ने कहाँ कहाँ बताया है। चरक ने पांडुकामला, सुश्रुत ने प्रमेह पीडिका और काश्यप ने इसे शोथ में बताया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता नवायस चूर्ण का रोगाधिकार क्या है और किसी आचार्य के अनुसार नहीं पूछा जाता तो ऑप्शन में ऑल सही होता। अगर चरक पूछा जाए तो पांडुकामला, सुश्रुत, प्रमेय पीडिका, शोथ, काश्यप ने। और इसका अनुपान भी क्या है, अनुपान इसका कौन बताएगा। घृत और मधु, घृत और मधु, सर्पी। मधु और हाँ, घृत। घृत और मधु मधु और इसका अनुपान है। हाँ। ठीक है, तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके आगे देखें, किस आचार्य ने यह वर्णन किया है कि आत्रेय द्वारा वर्णित 5 संहिताएं हैं। तो आत्रेय द्वारा वर्णित जो 5 संहिताएं हैं, जिसमें हम लोग 1500 श्लोक, फिर उसके ऊपर 3000 श्लोक, फिर 6000 श्लोक, फिर 12000 श्लोक, फिर 24000 श्लोक, तो इस तरीके से हम लोग दोगुना करते जाते थे। तो ये हारीस संहिता में ऐसा वर्णन आया है कि आत्रेय द्वारा वर्णित 5 संहिताएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, चरक संहिता में किस सूत्र का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। तो गुरु सूत्र, विभाजन सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एकी सूत्र। तो चरक संहिता में अगर देखें तो विभाजन सूत्र प्राप्त नहीं होता है, तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि गुरु सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एकी सूत्र ये होते हैं। इनका मतलब क्या है, गुरु के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, पुनर्वसु आत्रेय के द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो गुरु सूत्र कहलाती हैं। प्रतिसंस्कार, चरक द्वारा जो प्रतिसंस्कार किए गए हैं वो प्रतिसंस्कार वाले सूत्र होते हैं। और एकी सूत्र वो होते हैं जो दृढ़बल ने पूरा कंप्लीट करके लिखा है, तो वो एकी सूत्र कहलाता है। इसीलिए अब सूत्र क्या होता है और श्लोक क्या होता है। सूत्र वो होता है जिसमें बहुत ही संक्षिप्त फॉर्म में कुछ लिखा हो, जैसे ये लिख दिया जाए कि स्किन में 5 लेयर होती हैं, तो स्किन में 5 लेयर, ये तो सूत्र हो गया। लेकिन अब इसका हम डिटेल से कर रहे हैं कि स्किन में 5 लेयर मैलफिक्जे होता है या ग्लोबोसोरम, जो भी आगे चीजें लेयर होती हैं 5, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन करना वो कहलाता है श्लोक में बता दिया गया डिटेल में। इसलिए सूत्र और श्लोक में अंतर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस अध्याय में संभाषा परिषद नहीं हुई है। तो संभाषा परिषद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं हुई है, तो सिद्धि 11 में। अब संभाषा हुई कहाँ है, ये भी एक चीज पूछा जाता कि संभाषा परिषद कहाँ कहाँ हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थान में।
4 संभाषा परिषद होती हैं। आप लोग चैट बॉक्स में जिसको आंसर आता है वो रिवाइज करने के लिए अपना मैसेज रिवीजन भी होता है। तो 4 संभाषाएं परिषद होती हैं सूत्र में। सूत्र स्थान 1 में होती है, सूत्र स्थान 12 में है, सूत्र स्थान 25 और 26 में होते हैं। इसके अलावा टोटल 7 संभाषा परिषद है। नेक्स्ट संभाषा परिषद शारीर स्थान में भी आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा चिकित्सा स्थान में 25 में, तो 4 2 शारीर में और 25 में, तो टोटल जो है 7 संभाषाएं परिषद होती है। तो चिकित्सा 25 हाँ, 3 जगह चिकित्सा सिद्धि 11, शारीर 3 6, सूत्र स्थान 12, 25 और 26, ये 7 संभाषाएं परिषद जो है वो हुई है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चिकित्सा 25। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? चिकित्सा 25। नेक्स्ट उसके आगे देखें, चरक संहिता में वर्णित युक्तियों की संख्या कितनी है? तो तंत्र युक्ति चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में और भाव प्रकाश में, सभी संहिताओं में कितनी कितनी है? तो सुश्रुत संहिता में जो तंत्र युक्तियां बताई गई हैं वो चरक संहिता से कम बताई गई हैं। पहले तो ये दिमाग में रखें। संहिता में तंत्र युक्तियां जो वर्णित की गई हैं वो 36 होती हैं, जबकि सुश्रुत संहिता में जो तंत्र युक्तियां होती हैं वो 30 है। सुश्रुत और कौटिल्य ने 36 बताया है, और भाव प्रकाश ने ज्यादा बताई हैं। चरक संहिता से भी भाव प्रकाश ने ज्यादा बता दी और उन्होंने 42 बता दिया। नेक्स्ट उसके आगे देखें, इसका ऑप्शन ए सही होगा। फिर अष्टांग विभाजन में कौमार भृत को सुश्रुत ने किस स्थान पर रखा है? तो ये भी 1-2 बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है कि किस स्थान पर चरक रखा है, किस स्थान पर सुश्रुत ने। तो चरक ने तो 6ठे स्थान पर रखा है और सुश्रुत ने कौमार भृत को 5वें स्थान पर रखा है। नेक्स्ट, निरंतर पद व्याख्या टीका किसने लिखी है? तो निरंतर पद व्याख्या जे जट ने लिखी है, तो ऑप्शन डी सही है। तो अन्य जो राइटर हैं ये सभी चरक संहिता के ही राइटर हैं। चरक संहिता के राइटर में ये टीका है सारे के सारे, स्वामी कुमार, नरदत्त, शिवदास है। नेक्स्ट, द्रव्य गुण संग्रह के लेखक कौन है? देखो, द्रव्य गुण संग्रह, क्योंकि हम लोग चूंकि हमेशा द्रव्य गुण किताब पढ़ते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में ही रहता है कि द्रव्य गुण जो है वो प्रियव्रत शर्मा जी लिखे होंगे, लेकिन द्रव्य गुण संग्रह जो है, द्रव्य गुण तो प्रियव्रत शर्मा जी लिखे, लेकिन द्रव्य गुण संग्रह जो है वो चक्रपाणी ने लिखा है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अभिसव के अनुसार यवागु की संख्या कितनी है? तो काश्यप ने यवागु की संख्या बताई है 21, जबकि चरक ने यवागु की संख्या बताई है 28। अभिसव कल्पना किस आचार्य ने मानी है? तो कल्पना क्या होती है? अभिसव जो होता है वो होता है, अभिसव क्या है? मध्य होता है। तो इसको बताया है काश्यप ने। चरक ने 5 कसाय कल्पना, सुश्रुत ने 6 बताई हैं, वाग्भट ने 5 बताई हैं और काश्यप ने 7 बताई हैं। तो उन्होंने अभिसव यानी कि मध्य और चूर्ण 2 कसाय कल्पना इन्होंने ज्यादा बताई हैं, जबकि सुश्रुत ने क्षीर को ज्यादा बताया है। सुश्रुत ने क्षीर को ज्यादा बताया है, जबकि इन्होंने 2 में मध्य या इसको अभिसव और चूर्ण। चूंकि चरक ने जो कल्क बनाया उसी कल्क को उन्होंने पीस दिया, वो चूर्ण हो गया, तो अलग से उन्होंने इसका कोई वर्णन नहीं किया।
नेक्स्ट, अर्थद्वय, यानी कि अर्थद्वय होता क्या है? आरोग्य और इंद्रियों पर विजय। इसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो दिनचर्या से, सद्व्रत से, स्वस्थ व्रत से, ऋतुचर्या से। तो अर्थद्वय की प्राप्ति जो होती है वो सद्व्रत के पालन से होती है। नेक्स्ट, पादांशिक क्रम का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो सबसे पहले पादांशिक क्रम क्या होता है? पादांशिक क्रम का मतलब होता है, पाद का मतलब होता है 1/4, पाद का मतलब क्या होता है? 1/4। तो जब आप किसी अपत्य चीज को खाते खाते उसको अपने शरीर के लिए सात्व बना लेते हैं तो उसे कहते हैं हम ओक सात्व। जैसे किसी को दारू पीने की आदत ना हो लेकिन लगातार दारू पीता रहे तो उसकी आदत पड़ जाएगी। तो हम उस चीज को कैसे छोड़ें? तो चरक ने बताया कि उसे हम पादांशिक क्रम यानी कि 1/4 हिस्सा छोड़ें। टोटल पादांशिक क्रम में 7 दिन लगते हैं। पहले दिन उसको पूरे हिस्से से 1/4 1/4 छोड़ देना है, यानी कि दारू 1/4 छोड़ के 3/4 उसको पीना है। जैसे वो 100 ml पीता है तो 25 ml छोड़ के 75 ml उसे पी लेना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करे कि अगले दिन आधा हिस्सा छोड़ दे, यानी दूसरे तीसरे दिन अगर देखे तो आधा हिस्सा छोड़ दे, चौथे पांचवें दिन 3/3 हिस्सा छोड़ दे और 7वें दिन पूरा छोड़कर, तो 1/4 छोड़ना ही क्या कहलाता है? पादांशिक क्रम कहलाता है। तो इसका वर्णन चरक ने सूत्र स्थान 7 में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह नहीं है। तो आध्यात्म गुण क्या होते हैं? तो आध्यात्म गुण की अगर बात किया जाए तो आध्यात्म गुण होते हैं 6। आध्यात्म गुण 6 होते हैं। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि, ये 6 हो जाते हैं। तो इसमें एक तो दुख और बुद्धि, ये दोनों आध्यात्म गुण में मिल गए। दूसरा, उसके आगे आध्यात्म द्रव्य क्या होते हैं? तो आध्यात्म द्रव्य में मन और आत्मा, ये आध्यात्म द्रव्य हो गए। आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, तो इसमें मन, आत्मा, बुद्धि, ये आध्यात्म द्रव्य होते हैं, लेकिन दुख आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में नहीं आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, क्योंकि दुख जो होता है वो आध्यात्म गुण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती, ये किस चैप्टर में सुश्रुत ने, चरक ने सॉरी, बताया है? तो परीक्ष कारण यानी कि जब कोई पेशेंट आपके पास में आए तो उसको आप बार बार परीक्षा करें। जब आप बार बार किसी चीज की परीक्षा करेंगे तभी जाके आप कुशल होंगे। तो इस श्लोक की लाइन का ये मतलब हुआ, एक्सपर्ट डॉक्टर आप कैसे बनेंगे? तो बार बार परीक्षा करने से। तो इसका वर्णन चरक ने सूत्र स्थान 10 में किया है। नेक्स्ट, भेल ने कौन सी ऐसा नहीं बताई है? तो भेल ने पुत्र ऐसा का वर्णन नहीं किया है। तो ऐसणाएं 3 प्रकार की होती हैं, धन ऐसणा, प्राण ऐसणा और पारलोक ऐसणा, ये 3 ऐसणा होती हैं। तो इन्होंने भेल ने पुत्र ऐसणा नहीं बताई। नेक्स्ट, उसके आगे देखें, पुत्र ऐसणा के बारे में उपनिषदों में बताया गया है। नेक्स्ट, उपमान प्रमाण, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। उपमान प्रमाण का वर्णन किसने किया है? तो प्रमाण 4 प्रकार के, चरक और सुश्रुत दोनों ने प्रमाण 4-4 बताए हैं, लेकिन चरक ने युक्ति प्रमाण का वर्णन किया है और सुश्रुत ने जो है वो उपमान प्रमाण का, उपमान मतलब किसी से उपमा लेकर वर्णन करना। जैसे कोई व्यक्ति डंडे के जैसे अकड़ जाए तो उसे डंडा आंसर, तो ये उपमा लेकर वर्णन करना उपमान प्रमाण है।
हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर इसके बारे में पूछना है सर, ये उपमान प्रमाण जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पित्त को किस आचार्य ने शरीर का मूल रक्षक बताया है? तो मैंने बताया था कि वा से वायु होता है, वा से वायुर्विद। तो वायुर्विद ने वात को शरीर का मूल रक्षक बताया है। का से कफ और का से काप्य। तो काप्य ने कफ को शरीर का मूल रक्षक बताया है। और इसके बाद में बचे कौन? मरीच। तो इन्होंने पित्त का मूल रक्षक बताया है। ठीक है। नेक्स्ट, पुरुषम पुरुषम प्रति। अब देखो, मैंने बताया था कि पुरुषम पुरुषम प्रति अगर आ जाए तो ये स्नेह का प्रयोग किया गया है। प्रति मतलब प्रत्येक प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके स्नेह का प्रयोग आपको करना है। एक ऐसे ही आया होगा वीक्षम पुरुषम पुरुषम, यानी कि परीक्षा जो है प्रत्येक पुरुष की अलग अलग करने पर उत्तम वैद्य बनता है, वो सूत्र 1 में है। लेकिन पुरुषम पुरुषम प्रति ये स्नेहन चैप्टर चरक सूत्र स्थान 13, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। फिर उसके आगे देखें, रत्न प्रभा टीका के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, रत्न प्रभा टीका। देखो टेस्ट में भी है, रत्न प्रभा टीका किसने बताया है? तो निश्चल करने। और यही लिख लें कि निश्चल करने वीर संक्रांति का भी वर्णन किया है। वीर संक्रांति का भी निश्चल करने वर्णन किया, और रत्न प्रभा टीका निश्चल कर। नेक्स्ट 22 नंबर देखें कि सारंगधर के अनुसार क्षय के भेद कितने होते हैं? तो सारंगधर ने क्षय के भेद बताए हैं 5, तो ऑप्शन सी सही होगा। यहां लिख लें कि चरक ने 18 भेद बताए हैं क्षय के। 18 भेदों में से 7 धातुएं, 3 मल हैं। 7 धातुओं में आपको पता है मल में मूत्र, पुरीस और श्वेत हैं। और इसके अलावा जो 8 हैं वो उप धातुएं वगैरह जो 6 होते हैं। उसके आगे यही लिख लें कि नंबर 2 जो लिखा है ये बताया है सुश्रुत ने, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय सुश्रुत ने। सारंगधर ने 6 5 बताए हैं, यही लिख ले। सारंगधर ने शोष जो है वो 6 प्रकार के बताए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से त्रिविध बोध संग्रह नहीं है। तो प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान, ये 3 चीजें जो होती हैं वो त्रिविध बोध संग्रह कहलाती है, संस्थान नहीं है। संस्कार, संस्थान का मतलब होता है आकृति। समुत्थान का मतलब होता है कोई रोग कैसे होगा। प्रकृति मतलब उसकी रोग की प्रकृति क्या है। अधिष्ठान वो कहाँ पर आश्रित है। तो त्रिविध बोध संग्रह, आपको किसी भी रोग के बारे में जानकारी कौन देता है? बोध मतलब कौन बताता है कि ये रोग ऐसा है। तो उस रोग की प्रकृति क्या है ये आपको जानना है, उसकी अधिष्ठान कहाँ है ये जानना है, और समुत्थान। संस्थान आकृति रोग की नहीं होती है, आकृति या तो कृमियों की होगी या किसी भी औषधि वगैरह कैसी आकृति, वो तो संस्थान अलग चीज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन संस्थान सही होगा। नेक्स्ट, रोगम आदो परिच्छेद ततो अंतर औषधम किस अध्याय से संबंधित है? तो रोगम आदो मतलब सबसे पहले आपको रोग की परीक्षा करनी है, उसके बाद में फिर औषधि की परीक्षा करनी है। चरक सूत्र स्थान 20 का है। नेक्स्ट, अति मृदु और अति कठिन किस आचार्य ने अष्ट निंदित पुरुष में माने? तो काश्यप ने 10 निंदित पुरुष को बताया है, जबकि चरक ने 8 निंदित पुरुष का वर्णन किया है। तो अति मृदु अति कठिन उन्होंने ज्यादा बताया है। इसके अलावा चरक ने स्थूल, कृष, आलोमा, अतिलोमा, अति गौर, अति कृष्ण, अति दीर्घ, अति हस्व, ये 8 बताए हैं चरक ने, जबकि काश्यप ने अति मृदु और अति कठिन 2 ज्यादा बताए। नेक्स्ट, किस प्रकार की निद्रा पाप का मूल होती है? तो इसमें मैंने बताया था कि भूत रात्र में आते हैं। तो यहाँ पर भूत धात्री जो निद्रा होती है उसको याद रखें
कि रात्रि स्वभाव प्रभवा को भूत धात्री निद्रा कहा जाता है? और इसके अलावा तमोभव निद्रा जो होती है ये पाप का मूल होती है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, तमोभव निद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविध उपक्रम में नहीं आता। तो द्विविध उपक्रम जो होता है वो संतर्पण और अवतर्पण। द्विविध उपक्रम का वर्णन वाग्भट ने किया है, चरक ने षड्विध उपक्रम का वर्णन किया है। चरक ने षड्विध उपक्रम का वर्णन किया है। षड्विध उपक्रम में लंघन, ब्रंघन, रूक्षण, स्नेहन, स्तंभन और स्वेदन ये 6 आते हैं, जबकि संतर्पण और अवतर्पण ये द्विविध उपक्रम है, वमन नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्न में से अवतर्पण का भेद क्या है? तो ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया था कि अवतर्पण का भेद लंघन वमन नहीं है, क्योंकि अवतर्पण के 3 भेद होते हैं। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो 3 वाले कॉलम देखें, लंघन, अवतर्पण, पाचन, लंघन, मध्य लंघन, विरेचन, लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, लंघन, लंघन पाचन और दोष अवसेचन। नेक्स्ट, वाग्भट के अनुसार लंघन के भेद कितने होते हैं? तो लंघन में चरक ने लंघन के 10 भेद बताए हैं, जिसमें से चतुर्थ प्रकारा, संशुद्धि, पिपासा, आतप, मारुता, व्यायाम, उपवासस्य, चेति, तो ये बताया है। और वाग्भट ने लंघन के 12 भेद बताए हैं। इन्होंने 12 भेदों में एक तो रक्तमोक्षण ज्यादा बताया है, और उसके बाद में दीपन। चरक ने पाचन बताया है, इन्होंने दीपन पाचन दोनों बताया है। तो ये 2 इनके ज्यादा है। नेक्स्ट, निम्न में से संतर्पण जन्य व्याधि है। तो संतर्पण जन्य, संतर्पण का मतलब होता है जब ज्यादा खाओ तो उसके कारण से। तो मूत्रकृच्छ, पांडु, ज्वर, आल। तो हमेशा ऑल ऑप्शन सही नहीं होता है, तो इसमें होगा मूत्रकृच्छ। सर मूत्रकृच्छ और अरुचि तो आपने संतर्पण और अपतर्चन दोनों में बताई थी। तो इसमें मूत्रकृच्छ तो सर आंसर नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि वो संतर्पण जन्य भी तो होती है। अरे मैडम, जो क्वेश्चन है पहले तो उसको समझें। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से संतर्पण जन्य व्याधि है, तो इसमें हमको अपतर्पण की बात ही नहीं करनी है, हमको तो यहाँ संतर्पण की बात करनी है। तो संतर्पण जन्य तो है ना मूत्रकृच्छ। हाँ तो वही तो सर, तो ऑल होगा ना आंसर हाल होना चाहिए ना फिर इस हिसाब से। ऑल होगा ना अच्छा सर। अच्छा, हाँ ये, हाँ तो हाँ 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 पांडु और ठीक ज्वर ठीक भी ठीक, बताया आपने। आंसर हाल होगा इसका, मूत्रकृत पांडु ज्वर। हाँ ऑल होगा। अच्छा ये कहना चाह रहे हो कि आंसर ऑल जी होगा, जी, ठीक एक ठीक आपने ठीक। गमिलक भी बताया है इसमें संतर्पण जन्य में। हाँ ठीक है, आंसर ऑल होगा, गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुश्रुत ने आभ्यंतर प्राण किसे कहा है? तो सुश्रुत ने प्राण 2 प्रकार के बताए, जैसे बाह्य प्राण क्या है, आभ्यंतर प्राण क्या है। तो बाह्य प्राण उन्होंने बताया अन्न होता है, और आभ्यंतर प्राण उन्होंने बताया शक्ति होती है। वैसे सुश्रुत ने प्राण 11 भी बताए हैं और 12 प्राणों का भी वर्णन किया है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखें तो यहाँ आभ्यंतर प्राण शक्ति होती है। नेक्स्ट, किस ऋतु में सभी को ब्रंघण कराया जा सकता है? तो यहाँ ब्रंघण का मतलब ये नहीं कि मोटापा उसको बढ़ाना है या उसे बहुत भारी चीजें खिलाना है। तो ब्रंघण उसके शरीर में ब्रंघण वाली चीजें हम खिला सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो बहुत ही गरिष्ठ ना हो, उसका आसानी से पाचन कराया जा सके, ऐसी चीजें हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में हम सभी को ब्रंघण, और शिशिर ऋतु में सभी को हम लंघन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुश्रुत के अनुसार
मूर्छा के भेद कितने हैं? तो चरक ने मूर्छा के 4 भेद बताए हैं और सुश्रुत ने मूर्छा के 6 भेद बताए हैं। नेक्स्ट, चरक संहिता में वर्णित चतुर्थ संभाषा परिषद में किस विषय की चर्चा हुई है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्थ संभाषा परिषद कहाँ हुआ है। तो सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में चतुर्थ संभाषा परिषद हुई है। अब वहां पता होना चाहिए कि कौन कौन आचार्य थे, एक आइडिया भी होना चाहिए। इसके अलावा उस चैप्टर में क्या किया गया, तो वहां पर रस विषय आयुर्वेद का अवतरण सूत्र 1 में किया गया, संभाषा परिषद कि आयुर्वेद कैसे आया। सूत्र 12 में वात संबंधित हुआ है और शारीर 3 वगैरह में गर्भ विशेष से संबंधित हुआ है। तो चतुर्थ संभाषा परिषद में रस विषय, रसों का निर्धारण किया गया है कि किन आचार्यों ने कितने प्रकार के रस वहां बताए। नेक्स्ट, उसके आगे देखें, रूक्ष रस किस आचार्य ने माना है? अब रूक्ष रस, रूक्ष एक गुण होता है और गुणों को रस में किस आचार्य ने बताया है? तो इसके बारे में वायुर्विद ने रूक्ष को रस के रूप में माना है। तो इसमें भी मैंने एक फार्मूला लिखाया था कि भीष में हो कि वायु ने बड़ा किया, भीष में हो कि वायु ने बड़ा किया। तो इसमें बताया था भी से भद्र काप्य है, सा से सौनक है, माँ से मौदगल पूर्णाक, हा से हिरणाक्ष, का से कौशिक, वायुर्विद निमि बडिस, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाते समय बताई थी। तो वहां पर वायुर्विद ने, अब इसके ऊपर 1 2 3 4 लिखते जाइए, 1 2 3 4 5, वायुर्विद ने 6 रस बताए और 6 के 6 उन्होंने गुणों को रस बता दिया और निमि ने 7 बताए, बडिस ने 8। तो रूक्ष रस माना है वायुर्वेद ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस दोष को शाखा से कोष्ठ में लाने का कारण नहीं है? अब दोष को शाखा से कोष्ठ में लाना है तो 5 कारण होते हैं, वृद्धया, विषेंदनात्, पाकात्, श्रोतोमुषविशोधन, वायु निग्रहात्। तो इसमें पाकात भी लिखा है, वृद्धया, विषेंदनात्, वायु निग्रह भी है, श्रोतोमुष विशोधन इसमें नहीं है तो श्रोतोमुष विशोधन और ऐड कर लें, श्रोतोमुख विशोधन, विषयंदन, ये 5 कारण होते हैं। व्यायाम नहीं होता है तो ऑप्शन डी सही है। व्यायाम से दोष कोष्ठ से शाखा में चले जाएंगे। नेक्स्ट, 10 जीवित धाम का वर्णन वाग्भट ने किया है क्योंकि चरक ने 10 प्राणायतन का वर्णन किया है और वाग्भट ने 10 जीवित धाम का वर्णन किया है। तत्व अवबोध रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो तत्व के, तो उसमें 6 अग्रह जो लिखे हुए हैं सूत्र स्थान 30 में, उसमें बताया था कि वीर बलवर्धना नाम, बीरबल करके याद करवाया था, और अहिंसा प्राणी नाम प्राण उपघाति नाम, तो अहिंसा से प्राणियों का प्राण बढ़ता है। तत्व अवबोध हर्षणा नाम, उसके अलावा सर्व संन्यास सुखा नाम, तो सभी प्रकार का जो संन्यास ले लेते हैं वो सुखकर होता है। नेक्स्ट, निदान का पर्याय है प्रत्यय, समुत्थान, हेतु, ऑल। तो निदान के पर्याय सभी होते हैं। तो इसमें ऑल ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, विधि संप्राप्ति का वर्णन किया है, तो विधि संप्राप्ति का वर्णन चरक ने किया है। संप्राप्ति के 6 भेद बताए हैं चरक ने, माधव, वाग्भट इन लोगों ने 5 भेद बताए हैं, इन्होंने विधि संप्राप्ति नहीं बताया है। सप्तको अयम किस व्याधि से संबंधित है? तो शोथ के 7 उपद्रव बताए गए हैं, उसको सप्तको अयम कहते हैं। कुष्ठ में सप्तक गण, सॉरी सप्त
द्रव्य, सप्त द्रव्य कुष्ठ में है, राजक्षमा में सप्तक बल है, राजक्षमा में सप्तक बल, और कृमि में सप्तक गण शब्द आया है। नेक्स्ट, चतुर्विंशात्मक आहार विधि विशेष आयतन का वर्णन किया है। तो चतुर्विंशात्मक आहार विधि विशेष आयतन का वर्णन काश्यप ने किया है। चरक ने अष्ट आहार विधि विशेष आयतन का वर्णन किया है। वाग्भट ने सप्त आहार कल्पना का वर्णन किया है, और सुश्रुत ने द्वादश आसन विचार का वर्णन किया है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन के अंतर्गत नहीं आता है, वाग्भट के अनुसार पूछा है। आप देखिए, वाग्भट ने सप्ताहार कल्पना पूछी है, तो इसीलिए अष्ट आहार विधि तो उनका सप्ताह आहार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो एक चीज नहीं आएगी। और एक चीज में लास्ट के दो हैं, उपयोगिता और उपयोग संस्था। तो उपयोग संस्था खाने के नियम को कहते हैं कि खाना कैसे खाया जाए, पहले का पच जाना चाहिए, धीरे धीरे आराम से चबा चबा के खाना चाहिए। इन्होंने उपयोगिता को नहीं माना, क्योंकि उपयोग संस्था तो इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। नेक्स्ट, गर्भ की परम आयु है। तो गर्भ की परम आयु का क्वेश्चन कई लोग देखते ही 1 वर्ष टिक कर देते हैं या 9 महीने टिक कर देते हैं, जबकि वो गर्भ बड़ा होकर 100 वर्ष तक जीने के लिए संहिताओं में लिखा है। तो गर्भ की परम आयु 100 वर्ष गलत कर दिया है। उस सही कर लीजिएगा, ऑप्शन उसमें ए दिया है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। 100 वर्ष ऑप्शन इसका सही होगा, 1 वर्ष नहीं होगा, ऑप्शन इसका ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जनपदोध्वंस को जन्मार कहा है। तो जनपदोध्वंस चरक ने जब वर्णन किया है तो जनपदोध्वंस नाम से किया है। सुश्रुत ने इसको मरक नाम से कहा है, और भेल ने इसे जरमार शब्द से कहा है। नेक्स्ट, आम दोष से उत्पन्न होने वाली 2 व्याधियां अल्सक और विसूचिका, दोनों सही हैं। नेक्स्ट, त्रिविध ज्ञान संग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था त्रिविध बोध संग्रह, अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, त्रिविध ज्ञान संग्रह। तो त्रिविध ज्ञान संग्रह में आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, ये तीनों आते हैं, युक्ति नहीं आती है त्रिविध ज्ञान संग्रह में। नेक्स्ट, रक्तज कृमि की संख्या है चरक। तो चरक का बहुत आसान है याद करना, पूरक मैंने बताया था, याद रखें। पूरक में पुरीसज, रक्तज और कृमि कफज, तो ये 5, 6, 7, तो इनका रक्त वाला चरक का कितना हो गया, 6। तो ऑप्शन बी सही है। जबकि पुरीसज 5 है, रक्तज 6 है, कफज 7 है। अगर हमको सुश्रुत का याद करना हो तो 7, 7, 6 याद कर लें। सुश्रुत में 7 पुरीसज, 7 रक्तज और 6 कफज। नेक्स्ट देखें कि निम्न में से कफज कृमि है। तो कफज कृमि कौन है इसमें, दर्भ पुष्प, केसाद, ममेरु, परिसर्प। परिसर्प रक्तज है, केसाद भी रक्तज है। दर्भ पुष्प ऑप्शन सही है। ककेरुक, मकेरुक, लेहिलक, ससूलक, ये तो पुरीसज है। नेक्स्ट, अदृश्य कृमि कौन से होते हैं। तो जो रक्त में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसीलिए वो अदृश्य हैं, बाकी सब दृश्य कृमि होते हैं। कार्यफल से अनुबंध होता है, तो आयु का अनुबंध होता है। नहीं, कार्यफल से किसका, सुख का अनुबंध होता है। तो कार्यफल से सुख का अनुबंध होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, वाद मार्ग की संख्या 44 होती है, वाद मार्गों की संख्या। अप्रतिघात गुण किसका होता है, आकाश का अप्रतिघात गुण होता है, ऑप्शन ए सही है। वायु का रुक्ष गुण है, अग्नि का तेज गुण होता है, और जल का शीत गुण होता है। निम्न में से विकार क्या है,
अव्यक्त मन, अहंकार और महत्व। तो हम लोगों ने षोडश विकार पढ़े थे। विकार 16 होते हैं, जिसमें एकादश इंद्रियां आती हैं। एकादश इंद्रियों में मन भी आता है, तो मन यहाँ पर विकार होता है। बाकी अहंकार, महत्व और अव्यक्त ये प्रकृतियां होती हैं, अष्ट प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। अष्ट प्रकृति में अव्यक्त, महान, अहंकार, इसके अलावा पंच तन्मात्राएं, ये अष्ट प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है जिससे कोई चीज बने। विकार वो होते हैं जो किसी से बनते हों। नेक्स्ट, शून्यागार क्या होता है? तो हम लोगों ने 3 चीजें, एक तो पढ़ा था शून्य देहा, शून्य शरीरा और शून्यागार। तो शून्यागार मृत होता है, शून्य शरीरा प्रसूता को कहते हैं, और शून्य देहा जो है वो संशोधित व्यक्ति होता है। नेक्स्ट, प्रज्ञापराध से प्रकोपित होने वाला दोष है। तो प्रज्ञापराध से सर्व दोष प्रकोप होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। तो त्रिदोष, वात, पित्त, कफ नहीं, सभी दोष प्रकोप होते हैं। तो धी, धृति, स्मृति, विभ्रसम कुरुते आशुभम कर्म, सर्व दोष प्रकोप वाला श्लोक होता है। नेक्स्ट, चरक के अनुसार स्वाभाविक रोग नहीं है। तो चरक ने स्वाभाविक रोग केवल 2 ही बताए हैं, जरा और मृत्यु। तो ये दोनों तो हैं चरक के अनुसार। निद्रा नहीं है, तो ऑप्शन सी सही, क्योंकि निद्रा जो है, ये सुश्रुत ने 5 स्वाभाविक रोग बताए हैं, क्षुत, पिपासा, निद्रा, जरा और मृत्यु। नेक्स्ट, चरक के अनुसार बहुपत्या का कारण क्या है? बहुपत्या का मतलब होता है मल्टीपल्स, जो बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस वगैरह जो होते हैं, तो उसे बहुपत्या कहा जाता है। और इसका कारण चरक ने बताया है वायु और पूर्व जन्म कृत कर्म, दोनों बताए हैं, सही है। ईश्वर की इच्छा सारंगधर ने बताया है। नेक्स्ट, उसके आगे देखें। सुश्रुत के अनुसार नपुंसकता के भेद कितने होते हैं? तो सुश्रुत ने नपुंसकता और क्लैबता, ये 2 चीजें बताई हैं। तो नपुंसकता के भेद 5 हैं और क्लैबता के भेद 6 हैं। नेक्स्ट, निम्न में से मात्रज भाव नहीं है। तो मात्रज भाव, माता वाले जो भाव होते हैं वो बहुत कोमल वाले होते हैं, जैसे हृदय कोमल है, नाभि कोमल है, क्लोम कोमल होता है। स्नायु कोमल नहीं होता है, स्नायु जो है हार्ड, क्योंकि पूरे शरीर को बांध के रखता है। तो ये पित्रज भाव होता है। केस, दाढ़ी, लोम, दंत, ये सब जो है पित्रज भाव है। अस्थि। नेक्स्ट, वांगभट्ट के अनुसार रजस्राव कितने दिन तक होता है? तो वाग्भट्ट ने 3 दिन तक रजस्राव बताया है, जबकि चरक ने 5 दिन तक पंचरात्र अनुबंधी बताया है। नेक्स्ट, सुश्रुत के अनुसार दौ हृदय अवस्था किस माह में होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुश्रुत ने दौ हृदय अवस्था चौथे महीने में बताई। गर्भणी को बलवर्ण की हानि कब होती है? तो गर्भणी को जब बलवर्ण की हानि होगी, उसी समय बच्चे में बलवर्ण की उत्पत्ति होती है। ये 6ठे महीने में होता है। 7वें महीने में गर्भणी क्लांततम हो जाती है और 5वें महीने में गर्भणी क्रश हो जाती है। नेक्स्ट, हारीत के अनुसार गर्भ में नख रोम की उत्पत्ति किस माह में होती है? तो हारीत ने चौथे माह में बताई। प्रजापत्य सत्व का वर्णन काश्यप ने किया है, ऑप्शन सी सही है। प्रजापत्य सत्व 16 प्रकार के बताए हैं चरक ने, लेकिन काश्यप ने 18 प्रकार के बताए हैं। प्राजापत्य सत्व और एक याक्ष सत्व, शायद 2 सत्व अधिक बताए हैं, जिसमें से सात्विक सत्व 7 होते हैं, तामस राजस वाले 5 हैं, तामस वाले 3 होते हैं।
नेक्स्ट देखिए उसके आगे, चरक के अनुसार गर्भ का पोषण कैसे होता है। तो चरक ने उपस्नेह और उपस्वेद, अगर न्याय में पूछा जाए कि किस न्याय के अनुसार गर्भ का पोषण होता है, तो केदारी कुल्या न्याय के अनुसार। नेक्स्ट, प्राण कामनी रसायन पाद में वर्णित योगों की संख्या है। तो आपका ए फॉर अभयाम की, पी फॉर प्राण कामनी, के फॉर कर प्रचिति और ए फॉर आयुर्वेद समुत्थानी। तो इसमें 4 लोगों का। चार नहीं, इसमें जो है होगा 6 37 4, 6 37 16 4। तो पहले वाला जो है आयुर्वेद, अभय आम्ल की। अभय आम्ल की में 6 है, प्राण कामनी में 37 है, कर प्रचिति में 16 है और आयुर्वेद समुत्थानी में 4 है। नेक्स्ट देखिए, सुश्रुत ने बाजीकरण का वर्णन किया है। तो सबसे पहले सुश्रुत ने बाजीकरण का वर्णन रसायन के पहले किया है, चिकित्सा स्थान में किया है और बाजी बताया है। जबकि चरक ने बाजीकरण एक अध्याय में 4 पाद बताए हैं। तो इन्होंने सुश्रुत चिकित्सा स्थान 26 जो है वो बाजीकरण है, 27 28 29 30 ये 4 अध्याय रसायन के हैं। नेक्स्ट, सही मिलान करें, यानी कि इसमें किस मदन फल या वमन योगों के कितने योग बताए गए हैं। तो मदन फल के 133 योग बताए गए हैं और उसके बाद में कुटज के 18 योग, धामार्गो के 60 योग और जीमूतक के 39 योग। इसमें ऑप्शन सी यही होगा एक, तो ऑप्शन सी सही है। आचार्य काप ने कृतवेधन को किस व्याधि में श्रेष्ठ बताया है। तो उदर रोगों में। तो इसका फार्मूला भी तो बताया था कि आज 100 ब्राह्मणों ने गाय को बांधकर काटा और सभी कुष्ठ प्रेम से पांडु के हृदय में उतर गए। तो कृतवेधन लास्ट में आता है और उतर मतलब उदर, तो उदर रोगों में बताया है। मदन फल सर्व रोगों में है, जीमूतक कुष्ठ में है, इक्ष्वाकु प्रमेह में है, धारमार्गो पांडु में है और कुटज हृदय रोग में है और बचा कौन सा, जीमूतक, ये है उदर रोग में। कुटज और कृत नहीं, जीमूतक नहीं है, कृतवेधन जो है वो उदर रोग में है। नेक्स्ट, दंती और द्रवंती के विरेचन युगों की संख्या कितनी है। तो दंती और द्रवंती ने 48। चरक के अनुसार अष्टमहागत नहीं है। तो अष्टमहागत चरक ने मधुमेह, एक तो चरक ने प्रमेह शब्द बताया है लेकिन मधुमेह और प्रमेह चल जाता है। ग्रहिणी नहीं बताई है चरक ने, ग्रहिणी बताया है वाग्भट ने। तो सभी आचार्यों के उपकु कॉमन थे। तो उपकु क्या थे, व्याधि, पी फॉर प्रमेह,
K फॉर पुष्ट, U फॉर उदर रोग, ये सभी आचार्यों के कॉमन थे 4। इसके अलावा सुश्रुत ने सर्जन थे, अरसासमरी भागंदर को उन्होंने महाव्याधि में रखा, जबकि वाग्भट ने गृहिणी को भी बताया। नेक्स्ट, अशुभ फलदायक छाया कौन सी है? तो वायु वाली जो है अशुभ है, बाकी ठीक है सारी, बाकी जो है शुभ फल वाली। उपद्रव युक्त अतिसार के 36 वेदों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो चिकित्सा चरक सिद्धि 8 में किया गया है उपद्रव युक्त अतिसार के 36 वेद। नेक्स्ट, चरक सिद्धि 12 में वर्णित बस्तियों की संख्या 212 बस्तियों का वर्णन किया है। हृदय के पर्याय, तो महत और अर्थ ये हृदय के पर्याय होते हैं, इसीलिए चरक सूत्र स्थान 30 का नाम ही है अर्थे 10 महामूली अध्याय। तो ये आज का टेस्ट पेपर डिस्कस हुआ। 76 क्वेश्चन ही थे, क्योंकि एक चरक आउटलाइन का था। कल चरक सूत्र स्थान 1 से लेकर 10 तक टेस्ट पेपर होगा और उसमें 100 क्वेश्चंस का होगा। और आप पहली बार जिन्होंने टेस्ट दे दिया उन्हें पता है, और कल से 5:30 बजे करीब में क्लास शुरू हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग अपनी रूटीन जो बैच पढ़ते हैं उसकी क्लास शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग शाला के तंत्र पढ़ रहे थे। चलो आज बस इतना ही इसमें।